नमस्ते दोस्तों, आज संसद में 2023 का बजट पेश हुआ। हो सके आप सुबह से बिजी होंगे, तो आपके लिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाया हूं, जिसके चलते आप मैं कोशिश करूंगा क्विकली बताने के लिए। आप जो इंपॉर्टेंट, सब कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट आया मैं आपको अपडेट करा दूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया है, क्योंकि ये जो बजट में ज्यादा ध्यान दिया गया है न्यू टैक्स रिजिम के ऊपर में। जितना सारा अमेंडमेंट आया है, एवरी अमेंडमेंट इज फोकस्ड ऑन न्यू टैक्स रिजिम। अमेंडमेंट क्या हुआ कि जो न्यू टैक्स रिजिम का सेक्शन है, सेक्शन 115 BAC, पहले क्या इसका लिमिट था, वो था कि हर 2.5 लाख के चेंज में 5% रेट टैक्स चेंज हो रहा था, जो आप मेरा स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पहले टैक्स था। न्यू टैक्स क्या हुआ? अब न्यू टैक्स रिजिम में जो रेट को इन लोग एनहांस और लिमिट को भी एनहांस किया है, वो ये है। अप टू 3 लाख नील टैक्स है, 3 to 6 लाख आपका 5% है, 6 to 9 लाख आपका 10% है, 9 to 12 लाख 15% है, 12 लाख to 15 लाख 20% है, एंड 15 लाख एंड एबव आपका 30% है। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? 25% का स्लैब नहीं है। ओके, ये आपका नया टैक्स रेट आ गया अंडर सेक्शन 115 BAC। इसमें जो मेजर अमेंडमेंट आया वो क्या है? अभी तक आपको पता है कि जब हम ITR अभी भरते हैं, बाय डिफॉल्ट मेरा ओल्ड टैक्स रिजिम प्रिवेल करता है। अगर मुझे न्यू टैक्स रिजिम को जाना है, तो मुझे एक फॉर्म चूज करना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि आई विल ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स रिजिम। अब ये सिनेरियो उल्टा हो गया। क्या हो गया कि फ्रॉम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर योर बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिम इज द न्यू टैक्स रिजिम। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना है, तो आपको एवरी ईयर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस इनकम है, देन अगर आपने एक बार नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से एक बार अगर आप चूज कर लिया कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, तो आप न्यू टैक्स रिजिम को नहीं आ पाएंगे। ओके, सो ये अमेंडमेंट आया है। जो इंडिविजुअल्स HUF इनको पर ये 115 BAC एप्लीकेबल होता है, तो ये एक अमेंडमेंट आया। नेक्स्ट इसमें अमेंडमेंट क्या आया? 115 BAC में जो नया न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले अलाउ नहीं होता था, उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट रिबेट, इसमें यह प्रोविजन डाला गया कि अप टू 7 लाख आपको रिबेट मिलेगा। सेक्शन 87A जो रिबेट का सेक्शन बोलता है, क्या है कि अप टू 7 लाख अगर आपका इनकम है अंडर न्यू टैक्स रिजिम, आपको रिबेट मिलेगा। मैक्सिमम रिबेट कितना आएगा? 25,000। इन नटसेल, अगर आपका इनकम 7.5 लाख है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अलग हो गया, अप टू 7 लाख आपको टैक्सेबल है, क्योंकि आपको 25,000 का रिबेट मिल जाएगा। ये एक और अमेंडमेंट है। ओके, सो ये जो न्यू टैक्स रिजिम में अमेंडमेंट आया था 115 BAC, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर को आपको अगेन कंप्यूट करना पड़ेगा। आपको इसमें रिमाइंड कर दूं, न्यू टैक्स रिजिम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्शन को एक्सेप्ट कर दिए, उसमें बहुत सारा एग्जम्पशन सबसेक्शन 2 में बोला गया है। जैसे आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो 2 लाख एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, वो नहीं क्लेम कर पाएंगे। सेक्शन 80C नहीं कर पाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप, अगर कोई जिसका सैलरी कम है, 7 लाख तक है सैलरी, वो दे कैन रीथिंक अबाउट देयर टैक्सेबिलिटी। दे हैव टू कंप्यूट एज पर न्यू प्रोविजन, एज पर द ओल्ड प्रोविजन, कंपेयर इट। जो आपको बेनिफिट हो वो आप उसको चूज करो। अब ओके, ये हो गया आपका अमेंडमेंट इन सेक्शन 115 BAC। नेक्स्ट आता हूं, नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 44AD 44ADA, प्रिजम्पटिव बेस्ड टैक्सेशन। 44AD में पहले यह प्रोविजन था कि अप टू 2 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस, अप टू 2 करोड़ योर डीम्ड इनकम, अगर आप चाहते हो
to 8% और 6%, 6% का वेन और डिजिटल डिजिटल पेमेंट होता था, 6% में आपको डीम्ड इनकम दे के आप उसको ऑफर कर दो टैक्स के लिए, जहां पे बिजनेस के लिए 2 करोड़ था। प्रोफेशन के लिए क्या था 44 एडीए में, अगर आपका ग्रॉस रिसिट टर्नओवर 50 लाख से नीचे है तो आप अपना 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिट कैन ऑफर फॉर द इनकम। अब क्या हुआ, ये जो लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया इन केस ऑफ बिजनेस, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन की आपका जो रिसीट है वो बिल जो 5% से कम कैश में होना चाहिए। सेकेंड, आपका जो 50 लाख का जो प्रोफेशन का जो लिमिट था है उसको एक्सटेंड करके 75 लाख कर दिया गया है। सिमिलर कंडीशन उसमें डाला गया है कि आपका जो रिसीट है वो लेस देन 5% आपका कैश में होना चाहिए। ये एक अमेंडमेंट आया है 44 AD एंड 44 ADA में आया है। ओके, नेक्स्ट हम मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है सेक्शन 43B, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आप कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हैं फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के से, ओके, अब क्या प्रोविजन आया कि आपको डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पेमेंट जो सेक्शन 15 ऑफ द MSMED एक्ट 2006 में मेंशन किया गया है उन ड्यू डेट के अंदर कर देते हैं। मीनिंग देयर बाय, अगर जो सेक्शन 15 में लिखा गया है कि अगर आपका कोई MS स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के, मीडियम नहीं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ में कोई एग्रीमेंट है तो वो जो एग्रीमेंट में जो डेट स्पेसिफाई है उसके दिन में आप पेमेंट कर दो, या मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया एग्रीमेंट केसेस में, नॉन एग्रीमेंट केसेस में 15 डेज है। अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है और आपको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आप सामान ले रहे हो, उस केस में क्या होगा, आपको 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया देन ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा अंडर सेक्शन 43B। वो कब अलाउ होगा, जब आप पेमेंट कर दोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो असेसमेंट होगा आपका, आइदर वो आपका टैक्स ऑडिटर हो या आपका असेसमेंट ऑफिसर हो, वो क्या क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे कि भाई साहब आप जो एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, आप ही बता दो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को आपने जो जो पेमेंट करके या एक्सपेंडिचर डेबिट किया है, क्या ये जो इसका पेमेंट एक्चुअली हो गया है विद इन ड्यू डेट। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है विद इन ड्यू डेट, वो आपका डिस अलाउ हो जाएगा। और आपका अलाउ कब होगा, अगर आप जब पेमेंट करोगे। तो ये एक अमेंडमेंट आया सेक्शन आपका 43B में। ओके, देन सेक्शन 48 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि आपने एक हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, इंटरेस्ट ऑन हाउस बोरोड कैपिटल फॉर हाउस प्रॉपर्टी यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। आपने लोन लिया, उसमें घर बनाया, उसमें 2 लाख तक बेनिफिट ले रहे हैं। व्हेन यू सेल द प्रॉपर्टी, उसमें क्या कैपिटल गेन कैसे कंट्रीब्यूट होता है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बहुत सारे क्या करते थे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो इंटरेस्ट का बेनिफिट सेक्शन 24 में ले चुके हैं उसको भी इंक्लूड कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट का ये बोलना है, वंस यू गेट द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 24, this should not be form part of your cost of acquisition. Hence, section 48 got amended that the interest on borrowed capital on which you are getting the tax exemption under section 24, you cannot consider for the cost of acquisition. So ये भी आपका एक amendment आया सेक्शन 48 में, एक amendment यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, अब मैं आता हूं एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 56, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन नर्सल बता रहा हूं क्या है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो इन्विट कराया था और बिजनेस ट्रस्ट हो गया, रीट हो गया, उसमें कुछ अब यूनिट का आप इन्वेस्टमेंट किए हो, तो उससे आपको क्या पैसा मिलता है, डिविडेंड मिलता है। उसका टैक्सेशन बताता हूं, सिंपल। अगर आप यूनिट होल्डर हो, उस बिजनेस ट्रस्ट को जिस फॉर्मेट में इनकम मिलता है ना, उस फॉर्मेट में आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। अगर
उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला, वो आपको पास ऑन कर दिया आज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन 1023 एफसी के अंदर कंडीशन लगा हुआ है। बट जो आपको पैसा मिलता है कोई इन्वेस्ट से या बिजनेस ट्रस्ट से, उसमें मैक्सिमम 4 टाइप का इनकम होता है। एक इंटरेस्ट, एक डिविडेंड, रेंटल इनकम, एक होता है रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम तो टैक्सेबल हो रहा है यूनिट होल्डर का नाम पे। जो रीपेमेंट ऑफ डेब्ट है वो टैक्सेबल ना बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में हो रहा था ना यूनिट होल्डर के हाथ में हो रहा था। अब डिपार्टमेंट ये बोला कि भाई साहब रीपेमेंट ऑफ डेब्ट अगर कोई पोर्शन यूनिट होल्डर के हाथ में पैसा मिलता है बिजनेस ट्रस्ट से, नॉर्मली क्या होता है उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस कर रहा था यूनिट होल्डर। भाई आप रिड्यूस तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लो, भाई साहब आप उसमें पैसा भी दे दो अंडर सेक्शन 56, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एंटायर सेल प्रोसीड अंडर रिडम्पशन, जो सॉरी रिडम्पशन नहीं, रीपेमेंट, जो भी आपको पैसा मिलता है जब रिडम्पशन नहीं करते हैं, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। इसका लोग सेक्शन 56 में एग्जम्पशन लिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है सेक्शन 54 एंड 54F। जो पहले क्या था कि जो कैपिटल गेन था, अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने सेल किया तो उसमें एक कंडीशन था कि आप जो कैपिटल गेन को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेक्शन 54 में बेनिफिट मिलता था। 54F में क्या था कि अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस अगर कोई कैपिटल एसेट आप सेल करते हो, सेल प्रोसीड को अगर आप डिप्लॉय करते हो, उसमें आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको सेक्शन 54F में मिलता था। इसमें दोनों को मिला के कैपिंग कर दिया गया अप टू 10 करोड़। ये पर्टिकुलरली जो हाई नेटवर्थ एसेट्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए ये किया गया है। उसमें लिमिट डाल दिया गया है अप टू आपका 10 करोड़ डाल दिया गया है। सेक्शन नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 153। चलिए 153 में क्या है कि जो असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम पीरियड था वो था 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब उसका डेट 9 मंथ से एक्सटेंड करके 12 मंथ्स उसका कर दिया गया है। ओके, अब मैं 93 टीडीएस में क्या अमेंडमेंट आया? टीडीएस में ये अमेंडमेंट आया कि जो डिवेंचर है या बॉन्ड है जो लिस्टेड है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता था उसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, उसको एग्जम्पशन मिला हुआ था सेक्शन 193 क्लॉज IX में मिला हुआ था। अब वो एग्जम्पशन को हटा दिया गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो डिवेंचर और बॉन्ड से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें टीडीएस कट के आपको आएगा अगर आपको वो लिस्टेड है, आपका लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए आपका मिलेगा। यही कुछ मेजर अमेंडमेंट था कि जो आपके लिए कुछ रिलेवेंट हो सकता है। हो सके आगे भी मैं ऐसे डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा जब डिटेल्स इसका नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेगा। होप यू लाइक द वीडियोस एंड प्लीज वॉच माई चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ अपडेट एंड वीडियो। थैंक यू एंड नमस्कार।